हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज वीडियो में हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा इनका कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं और किस तरह से हम इनका यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूं आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई। इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, यानी कि जो भी हम फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम फोर्स लगा के क्या करेंगे, कोई वर्क डन करवाएंगे। ठीक है, तो इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन द डायरेक्शन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, यानी जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी बॉडी मोशन में जा रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स या उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी जो भी हम फोर्स लगाएंगे, यानी कि जो भी हम वर्क डन करेंगे उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के, या तो उसके अगेंस्ट में होगा या फिर उसी की डायरेक्शन के अंदर होगा, वो जो वर्क डन हम करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। यानी बॉडी इनिशियली में कहां थी और हमने उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको कहां पर लेके आए हैं, उन दो पॉइंट के ऊपर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन वो जो हमने वर्क डन किया है वो हमारा पाथ जो हमने फॉलो किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, ये मैंने पॉइंट मान लिया भाई ए और ये मैंने पॉइंट मान लिया बी। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट के ऊपर, इसको मैं बी के ऊपर लेके जाता हूं, तो एक बार तो मैं इस पाथ के लोग इसको लेके गया भाई ऐसे, ये हमारा फर्स्ट पाथ। सेकंड पाथ में इसको बिल्कुल सीधा लेके गया बी पॉइंट के ऊपर, फिर मैं इसको क्या किया भाई, वापिस लेके आया ए पॉइंट के ऊपर इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब ये हमारे पास सेकंड पाथ है और ये हमारे पास क्या हुई, थर्ड पाथ है। तो तीनों पाथ हमारे पास क्या है, अलग अलग हैं। तो ये जो हम इसके ऊपर फोर्स लगा के वर्क डन करवाएंगे, इसको ए टू बी लेके जाने में या बी टू ए लेके जाने में, वो जो आपका वर्क डन होगा वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको कहां से कहां पर लेके गए हैं। वो डिपेंड नहीं करेगा आपका इन पाथ के ऊपर कि कैसा इसने पाथ फॉलो किया है या कैसे कैसे ये होके गया है। ठीक है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में पानी पीने के लिए जाते हैं, तो जब वो पानी पीने के लिए जाएंगे तो वो क्या करते हैं भाई, सीधे जो जहां पर भी उनके पानी पीने की जगह होती है उसके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन आते टाइम वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो इधर उधर घूम घूम के फिर क्लास के अंदर वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो टीचर उनसे ये थोड़ी पूछता है भैया आप कहाँ कहाँ से होके गए हो, यानी वो सिर्फ क्या देखता है कि बच्चे पानी पीने गए थे और पानी पीने से वापस क्लास में आए हैं पानी पी के। तो ये जो होती है, इस टाइप से हमारा कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है कि हम पहले कहां पर थे और अब हम कहां पर आ गए। लेकिन वो रास्ते के बारे में कुछ नहीं कहेगा कि आप कैसे रास्ते से होके गए हो, किस किस तरह से आप घूम के गए हो। सिर्फ आपका डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट और यहाँ पर आपका क्या, फाइनल पॉइंट। तो वो हमारे पास क्या आता है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है। अब देखो, इस कंजर्वेटिव फोर्स को हम प्रूव करते हैं कि कैसे ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं भाई। ये आपने समझ लिया होगा, यहाँ से डेफिनेशन आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो अब हम क्या करें, एग्जांपल के हेल्प से और भी ज्यादा आपको क्लियर करवाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास क्या हुई, ग्राउंड सरफेस है अर्थ का। ये हमने ग्राउंड सरफेस मान लिया। अब यहां पर मैंने क्या मान लिया, कोई एक पॉइंट मान लिया या कोई भी छत मान लो आप। अब इससे लेकर और इसकी जो हाइट है वो मैं क्या मान लेता हूं भाई, एच हाइट मैंने मान ली। यानी कि ये मान लो कि आप नीचे खड़े हो ग्राउंड के ऊपर और आपकी घर की जो छत है वो यहाँ पर है इस ए पॉइंट के ऊपर भी, या फिर इसको बी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ ग्राउंड के ऊपर। तो अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट है भाई, वो नीचे ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर लेके जाना है, यानी कि हमें नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं भाई ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया सी ऑब्जेक्ट। इस सी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका। लेकिन आपको पता है कि जो वेट होता है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है भाई, वेट इसका डाउनवर्ड में एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसके ऊपर फोर्स की टर्म्स में लगाया है,
इस डैश में मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया भाई, फोर्स लगा दिया। अब देखो फोर्स मैंने अपवर्ड में लगाया, लेकिन इसका वेट क्या लग रहा है, डाउनवर्ड में। तो दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस करेंगी ना, तो यहां से मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू क्या होगा आपका mg के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, फोर्स लग रहा है अपवर्ड। इस फोर्स को आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो भाई, कि यहाँ तो मैंने इस वजह से दिखा दिया कि अपवर्ड में आपको, इस फोर्स को आप इस mg के बिल्कुल अपोजिट में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ से हमने फोर्स लगा दिया भाई। अब देखो हमें क्या करना है इसमें, कि फोर्स क्या करेगा, जो भी वर्क डन करेगा, तो वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला क्या था भाई, फोर्स इनटू में क्या था भाई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस से दिखा देता हूं। अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को हटाता हूं भाई, तो हमारे पास क्या जाता है, कोस थीटा आएगा। आपको पता है कि हम कोस थीटा के अंदर लेके चलते हैं। अब यहां से देखो कि जो वर्क डन के अंदर फोर्स आया, फोर्स किसके इक्वल है, mg के इक्वल है भाई, तो F की वैल्यू पुट कर दी। S मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। तो देखो A पॉइंट से B पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने कितनी एज्यूम की हुई, h मानी है ना हमने, तो डिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी, h इनटू में हमारे पास क्या आएगा, कोस। अब देखो एंगल कितना बनेगा भाई, अगर मैं इस AB पॉइंट को देखता हूं, तो इस ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है वो इसी लाइन के लोग जा रहा है भाई हमारा। अगर एक लाइन ऐसे है और हम इसी के लोग जा रहे हैं, तो एंगल हमारा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनता है। लेकिन अगर मैं इस लाइन के ऐसे जाता हूं, तो तब हमारे पास एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस लाइन के अलोंग जा रहे हैं हम, ए बी लाइन के अलोंग, तो एंगल हमारा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा भाई, कोस 0। तो यहाँ से हमारे वर्क डन की क्या वैल्यू आएगी, कोस 0 की वैल्यू 1, तो सिर्फ क्या बचेगा, mgh। तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया भाई, mgh। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट एग्जांपल अपना, और वर्क डन को दिखा देता हूँ w1 से, कि फर्स्ट पाथ के लोग हमारा जो वर्क डन है वो कितना आ गया भाई, mgh के इक्वल आ गया। अब ये तुमने एक पाथ लिया था। अगर आप हम सोचते हैं भाई अलग अलग पाथ से हम जाते हैं और फिर हम वर्क डन निकाल के देखते हैं, तो क्या वर्क डन हमारा सेम आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब ये आपने ध्यान रखना कि कैसे हमने इसके अंदर अपना वर्क डन निकाला भाई। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल है, mgh। w1 की वैल्यू अलग से लिख देते हैं हम इसको एक साइड में, ताकि आपको याद रह जाए। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया भाई, वर्क डन, यानी w1 की वैल्यू हमने निकाली है mgh। ये हमारे पास w1 आ गया भाई, वर्क डन। अब सेकंड पाथ हम क्या लेते हैं, अगर मैं एक इंक्लाइंड पाथ ले लेता हूं भाई, ये मैंने क्या ले लिया, एक ग्राउंड सरफेस ले लिया अपना, ठीक है। अब इस ग्राउंड से मैंने क्या ले लिया, यहां पर मैंने एक बी पॉइंट अपना एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। अब मैं यहां से एक इंक्लाइन सरफेस बना देता हूं भाई, ठीक है। और इस यहां से मैं ग्राउंड से जो ये बी पॉइंट है, इसकी हाइट यहां पर मैं कोई ए पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, और ये जो हाइट है ए और बी के बीच की, इसको मैं क्या मान लेता हूं भाई, एच के इक्वल मैं इसको दिखा देता हूं भाई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इस पॉइंट को मैं सी एज्यूम कर लेता हूं। अब मैं कहता हूं कि यहाँ इस सी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको फोर्स लगा के बी पॉइंट के ऊपर लेके जाना चाहता हूं, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में हम उसको लेके जाएंगे। तो मान लेते हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लेके आ गए भाई, ठीक है। यहाँ पर इसको लेके आ गए। अब यहाँ पर देखो इसका जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। mg आपको पता है, इंक्लाइन सरफेस हम पहले कर चुके हैं, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो कैसे जाएगी भाई, नॉर्मल रिएक्शन हमारी ऐसे जाएगी, अपवर्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर। हम इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया भाई, इसके ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। लेकिन देखो तीनों कंपोनेंट हमारे अलग अलग हो गए, तो कंपोनेंट को हमें क्या करवाना होगा, बैलेंस करवाएंगे। तो बैलेंस करवाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, अगर मैं इस mg को कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर देता हूं, तो फर्स्ट कंपोनेंट मेरे पास ये आ गया, और एंगल मैं कहता हूं भाई ये थीटा एंगल बन गया। तो ये कंपोनेंट मेरे पास क्या होगा, mg cos थीटा। कंपोनेंट रिजोल्व करने में आपको बता चुका हूं भाई कैसे कंपोनेंट हम रिजोल्व कर सकते हैं। यानी जब हमने इंक्लाइन सरफेस वाले किए थे थर्ड यूनिट के, जो हॉरिजॉन्टल यानी रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर वर्क डन हमने किया था, तो उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि ये एंगल आपका थीटा कैसे आएगा। और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास किस डायरेक्शन में आएगा भाई, एक ये होगा तो दूसरा आएगा इस तरफ। तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, mg sin थीटा भाई,
ठीक है, mg sin थीटा और mg cos थीटा आ गए। अब यहां से देखो जो फोर्स है आपका वो किसके इक्वल हो रहा है भाई, mg sin थीटा के। यहां से हमारे पास mg sin थीटा आ गया। अब देखो यहां से CB यानी कि ये डिस्टेंस, अब की बार मैं उसको C से B के ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो डिस्टेंस हम कौन सी ट्रेवल करेंगे, CB डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना भाई, ठीक है। तो देखो इसके अंदर मैं वर्क डन निकालता हूं और यहां पर देखो R किसके इक्वल है, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है R हमारा, ठीक है। मैंने कंपोनेंट लिख दिया जो जिसको बैलेंस कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसका वर्क डन निकालता हूं। तो देखो W वर्क डन हमारे पास क्या होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, अगर इसको डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, Fs cos थीटा। तो यहां पर आप cos थीटा लिखोगे, लेकिन इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी हुई कि cos थीटा आपका एंगल कितना होगा जब हम उसी पॉइंट उसी लाइन के लोंग चलते हैं। पहले हमने लाइन ऐसे मानी थी, ठीक है, यानी कि हमारे पास लाइन क्या थी, पिछले वाले जो हमने एग्जांपल किया था, ये लाइन थी, ए पॉइंट यहां से और बी पॉइंट यहां पर था, तो हम इसी के लोंग जा रहे थे ऐसे अपवर्ड, तो एंगल 0। अब की बार हमारे पास जो लाइन है वो ऐसे है सी और बी, और हम इसी लाइन के लोंग मूव करके जा रहे हैं, तो एंगल इस केस में भी कितना बनेगा हमारा, 0 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई कि कहीं आप एंगल के अंदर कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पर एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एफ एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू, तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, एफ इंटू में एस, कोस 0 की वैल्यू 1 भाई। तो एफ एस आ गया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ आपकी एफ और एस। तो इसके अंदर देखो भाई वर्क डन, इसको मैं W2 मान लेता हूँ अब, कि फर्स्ट वर्क डन तो हम पहले निकाल चुके हैं, अब मैं यहाँ पर W2 मानता हूँ। तो फोर्स की वैल्यू देखो क्या है भाई, mg sin थीटा, तो यहां पर मैंने लिख दिया mg sin थीटा इनटू में देखो भाई डिस्टेंस, अब ये किस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, C से लेकर B पे लेके जा रहे ना, लेकिन हमने डिस्टेंस की कोई वैल्यू एज्यूम नहीं की, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं भाई CB, तो CB हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, sin थीटा। अब ये जो ट्रायंगल हमारे पास ABC ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं यहां से sin थीटा की वैल्यू निकालता हूं भाई, यानी ये एंगल अगर हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो अगर sin थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो sin थीटा हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है भाई, AB, ये हो जाएगा AB डिवाइड बाय हाइपोटेनस हमारे पास क्या होगा, BC। यानी देखो आपने ये रेशो ध्यान रखना है, मैं हर बार बताता हूं हर एक वीडियो में, मोस्टली पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बाई एच, यानी जो फर्स्ट होता है P बाई एच वो साइन, B बाई एच कोस, और P बाई बी आपका टेंजेंट थीटा। तो यहां से हम रेशो निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो साइन थीटा हमारे पास क्या क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हाइपोटेनस, AB डिवाइड बाई BC। तो अब ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं भाई W2 के अंदर। तो यहां से हम अपना W2 निकालते हैं हम, तो W2 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, mg sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, AB डिवाइड बाई BC, और इनटू में हमारे पास क्या है भाई CB। तो देखो CB लिख दो या BC लिख दो, बात तो एक ही है, दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो W2 हमारे पास क्या बचा भाई, mg इनटू में AB, लेकिन AB की वैल्यू क्या है आपको पता है, h है, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो ये क्या आ गया भाई mgh, तो ये हमारे पास क्या आया, W2 भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया भाई, mgh के इक्वल। तो हमने पाथ अब की बार क्या लिया था, डिफरेंट पाथ लिया, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, सेम आई। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, W2 की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई भाई, mgh के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, W2 वर्क डन हमारा आ जाता है भाई। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, कि कैसे हम पाथ को अलग कर सकते हैं और भी ज्यादा करके भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं भाई कि नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या आएगा। तो देखो दो सरफेस के लिए हमने क्या निकाल दिया, वर्क डन हमने निकाल दिया भाई। अब देखो इसके अंदर जो हमने पाथ फॉलो किया है, दोनों के अंदर हमने डिफरेंट पाथ को फॉलो किया है, लेकिन जो वर्क डन आया है वो कैसा आया, दोनों के अंदर सेम वर्क डन आया भाई हमारा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, थर्ड पाथ को ट्राई करते हैं, कि जैसे हम मान लेते हैं कि आपके घरों के अंदर जो
स्टेयर्स होती हैं यानी जो सीढ़ियां होती हैं उनसे चढ़कर आप छत के ऊपर जाते हो तो उसी टाइप का पाथ हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं भाई ये हमने क्या मान लिया अपना ग्राउंड सरफेस मान लिया भाई ग्राउंड सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो स्टेयर्स बना दी हमने फर्स्ट स्टेयर फिर ये ऐसे जाती है फिर ये ऊपर फिर ये ऐसे फिर ये ऊपर फिर ऐसे फिर इस तरह से और फिर ऐसे यानी हम हाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमने व्यू पॉइंट एज्यूम कर लिया और हमारा जो ग्राउंड है उस पे हमने ए पॉइंट एज्यूम कर लिया और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने किसके इक्वल मान ली भाई एच के इक्वल हमने मान ली। अब देखो जो ये स्टेयर्स हैं अब इसकी मैं क्या करता हूं भाई देखो इसकी हाइट भी होगी यहां से इसकी हाइट में क्या मान लेता हूं एच डैश मान लेता हूं ठीक है और इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी इसकी जो विड्थ है वो मैं क्या मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं भाई ठीक है और मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है एन हमारे पास क्या नंबर ऑफ स्टेयर्स है भाई नंबर ऑफ स्टेयर्स यहाँ पर तो हमने 4 या 5 दिखा रखी है लेकिन एन नंबर भी तो हो सकती है इनसे ज्यादा भी हो सकती है तो हमने क्या किया एन नंबर ऑफ स्टेयर्स अपनी एज्यूम कर ली। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ वर्क डन निकालूंगा यानी कि मैं कोई भी किसी भी एक बॉडी को इस पॉइंट से यानी कि सी पॉइंट से लेके चलना स्टार्ट करूंगा और इसको इन स्टेयर से लेकर कहां पर लेके जाऊंगा बी पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा भाई तो यहाँ से मैं वर्क डन निकालता हूँ तो वर्क डन मेरे पास क्या था भाई फोर्स इंटू में डिस्टेंस यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो एफ एस कोस थीटा। अब देखो भाई यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स होगा फोर्स किसके इक्वल होगा आपका वेट के इक्वल होता है यानी दोनों केस में जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी मान लेते हैं वो बॉडी यहाँ पर चली गई ठीक है तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड ही तो एक्ट करेगा और उसके ऊपर जो हम फोर्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे अपर डायरेक्शन में लेके जाने के लिए फोर्स लगाएंगे तो फोर्स तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई एम जी के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी। अब देखो इसमें हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट है कौन कौन सी भाई एक बार तो हम इसको ऐसे ऊपर उठा रहे हैं फिर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लेके चल रहा हूँ फिर ऊपर उठा रहा हूँ फिर ऐसे जा रहे हैं फिर ऊपर फिर इस तरह से यानी मैं वर्टिकली भी चल रहा हूँ और हॉरिजॉन्टली भी चल रहा हूँ भाई तो वर्टिकल के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ मैं एच डैश और हॉरिजॉन्टल के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ भाई एक्स तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो दोनों की दोनों डिस्टेंस के लॉन्ग करना पड़ेगा तो यहां से मैं दिखा सकता हूं कि जो वर्क डन होगा देखो वर्क डन हमारा एफ एस कोस थीटा जाता है तो अगर मैं वर्क डन निकालता हूं दोनों का कंबाइन तो यहां से हमारे पास क्या होगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई एफ एस कोस। अब देखो अगर मैं वर्टिकल में चलता हूं और मुझे क्या लेके जानी इस पे बी पॉइंट के ऊपर तो एक ये पॉइंट है ए बी और मैं इसको ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं तो इसी के पैरेलल में चल रहा हूं ना भाई मैं तो पैरेलल में चलूंगा फिर ऐसे फिर इसके पैरेलल चलूंगा फिर ऐसे तो पैरेलल में चलूंगा तो एंगल कितना बनता है 0 डिग्री तो यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं cos 0 डिग्री प्लस अब देखो अगर मैं वर्टिकल में चल रहा हूं ऐसे तो फोर्स तो तब भी लगा होगा भाई अब एफ एस कोस यहां पर क्या हुआ भाई 90 डिग्री क्यों क्योंकि देखो बी पॉइंट यहां पर है ये हमारे पास बी पॉइंट है और मैं ऐसे चल रहा हूं भाई ऐसे इस डायरेक्शन में तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री तो वहां पर हमने क्या लिख दिया 90 डिग्री। अब हम यहां पर क्या करते हैं भाई वैल्यू पुट करते हैं तो देखो आपका जो फोर्स होगा वो तो वेट के इक्वल रहेगा चाहे ये वर्टिकली चले चाहे ये हॉरिजॉन्टली चले हमारी तो फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास mg। अब देखो यहां पर ये कैसा चल रहा है ऐसे चल रहा है ना वर्टिकली तो वर्टिकली में डिस्टेंस की वैल्यू क्या है h डैश है एक स्टेयर के लिए तो यहां पर हमने लिख दिया h डैश और इनटू में क्या होगा भाई cos 0 डिग्री प्लस f की वैल्यू mg। अब देखो अब यहां पर मैं जाऊंगा इस पॉइंट पर आने के बाद इस पॉइंट तक तो ये हम क्या चले हॉरिजॉन्टली में डिस्प्लेसमेंट कितनी हमारे पास x है तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम x पुट कर देंगे और cos 90 की वैल्यू वही इसको एज इट इज लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो गए। लेकिन देखो इसके अंदर भी मुझे ये कितनी बार चलना पड़ेगा ये तो हमने एक स्टेयर का देखा है इसी तरह मेरे पास अगर n नंबर ऑफ स्टेयर्स होते हैं तो मैं क्या करूंगा इसको n से मल्टीप्लाई करूंगा यानी यही वर्क डन मुझे क्या करना पड़ेगा n टाइम्स तक करना पड़ेगा तो w की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई यहां से n इनटू में mg h डैश cos 0 की वैल्यू 1
और एम जी एक्स कोस 90 जीरो, तो ये तो क्या होगा भाई हमारे पास जीरो। सिर्फ हमारे पास क्या बचा एम जी एच डैश। तो यहाँ से जो वर्क डन आया इस वर्क डन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, अब देखो इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ एन इंटू में, अगर मैं एन को एच डैश से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी ये हमारे पास एच डैश है, अगर मैं इसको n टाइम्स बाद फॉलो करता हूं तो मैं कहां पर पहुंच जाता हूं बी पॉइंट के ऊपर, और बी पॉइंट की हाइट कितनी हुई h, तो जो n h डैश है यानी कि ये n और ये h डैश हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा h के इक्वल हो जाएगा भाई। तो W3 हम इसको मान लेते तो ये कितना होगा भाई mgh। तो जो वर्क डन आया थर्ड हमारा वो भी किसके इक्वल आया mgh के इक्वल। तो हमने क्या किया भाई इस कंजर्वेटिव फोर्स को प्रूव करने के लिए हमने तीन डिफरेंट पाथ को फॉलो किया, और तीनों डिफरेंट पाथ में हमारा जो वर्क डन आया है वो कैसा आया भाई सेम आया है। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी पाथ जब आप एज्यूम करोगे तो उन पाथों के अंदर हमारा क्या आएगा वर्क डन क्या आएगा हमेशा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं भाई कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू mgh। तो सभी जो जितने भी हमने वर्क डन किए हैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करके सारे वर्क डन हमारे पास की वैल्यू क्या आई भाई सेम आई है। तो ये हमारे पास क्या था कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम इसको देखते हैं कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे कैसे वो काम करता है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी चीजें। एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं आपको और साथ साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी करवाता हूँ भाई। तो आप इसको उतार सकते हो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जैसा भी आप करना चाहो भाई। तो ये हमने पढ़ा था अब तक कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से बस आपने क्या ध्यान रखना भाई कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कि जो वर्क डन किया जाएगा इसके अंदर अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट हमारे पास क्या होगी वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी हम बोल सकते हैं भाई या पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि जो वर्क डन होगा वो पाथ फॉलो के ऊपर आपका डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलो, कि जो आप वर्क डन करोगे वो आपका पाथ फॉलो के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा भाई। अगर हम क्या करते हैं अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास पॉइंट है ए और ये हमारे पास पॉइंट है बी। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी के ऊपर लेके जाता हूं इसमें मैंने वर्क डन किया डब्ल्यू ए बी यानी ए टू बी, और फिर मैं इसको क्या करता हूं भाई बी से ए के ऊपर लेके आता हूं, तो यहां पर मैंने वर्क डन किया डब्ल्यू बी ए। तो देखो दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है अपोजिट है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो वर्क डन होगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू डब्ल्यू बी ए, यानी देखो दोनों पोजीशन दोनों जो पॉइंट है उनकी पोजीशन क्या है सेम है, दोनों की डिस्टेंस क्या है इक्वल है। ठीक है, तो यहां से जो वर्क डन किया जाएगा ए टू बी जाने में उतना ही वर्क डन किया जाएगा बी टू ए जाने में किया जाएगा, क्योंकि हम पाथ के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी भाई कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी कंजर्वेटिव फोर्स की। अब हम बात करते हैं किसकी भाई कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या होता है और वो किस तरह से हमारा काम करेगा भाई। तो देखो भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम दिखाते हैं इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन द डायरेक्शन और अपोजिट टू द direction of body is depend on the path followed by the body in going from one point to another point। यानी देखो ये क्या है बिल्कुल अपोजिट है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में किसके ऊपर डिपेंड करता था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर, वहां पर हमारा पाथ फॉलोड के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता था। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर
पाथ फॉलोड के ऊपर वही कि किस रास्ते से हम उसको लेके गए हैं। ठीक है, जैसे वही एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर आप बच्चे स्कूल में पानी पीने के लिए जाते हो तो आप जाते हो डायरेक्ट पानी वाली जगह पे और वहां से पानी पी के आप घूमते हुए क्लासरूम के अंदर आते हो कहीं कहीं से होते हुए, और आते ही टीचर अगर आपसे पूछेगा क्या भाई कहाँ कहाँ से हो क्या हो, तो वो क्या करेगा भाई आपके पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, या फिर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो और घर वाले पूछते हैं भैया आप कहाँ कहाँ से होके गए थे, यानी घर वाले किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आपके पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं भाई, कि द इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, साथ में किसके ऊपर और डिपेंड करेगा पाथ फॉलोड के ऊपर। जैसे यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ भाई कि ये हमने ए पॉइंट एज्यूम कर लिया और यहाँ पर मैंने बी पॉइंट एज्यूम कर लिया, अब किसी पार्टिकल को मैं ए टू बी लेके जाना हमें, तो यहाँ से एक बार तो मैं इसको सीधे ले गया भाई ऐसे, फिर मैं इसको ऐसे लेके गया बी पॉइंट के ऊपर यहाँ से, फिर मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे करके फिर लेके आया वापिस ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो देखो तीनों पाथ हमारे पास क्या होंगे अलग अलग, और तीनों पाथों का अगर आप वर्क डन निकालोगे तो क्या आएगा अलग अलग आएगा। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, आपने थर्ड यूनिट के अंदर जो न्यूटन्स लॉ था उसके अंदर हमने पढ़े थे फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर, कि कैसे हमने जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस तरह से इफेक्ट करता था जो पाथ होता था बॉडी का, जब हम उसको इंक्लाइन सरफेस के ऊपर अप लेके जाते थे या डाउन लेके आते थे इंक्लाइन सरफेस से, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन था वो हर बार क्या रहा था भाई अलग आ रहा था। यानी कि ये हमारा जो आपका पाथ होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पाथ कितना ज्यादा मतलब फ्रिक्शन वाला, कितना खराब रास्ता है या कितना अच्छा रास्ता है, उसके ऊपर हमारा क्या करेगा वर्क डन डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास क्या थे भाई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर इसके एग्जांपल आपने देखे हो तो वो सारे एग्जांपल आप क्या ऐसे आते हैं, जैसे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाले आ जाते हैं भाई। ठीक है, या वर्क डन ऑन ए बॉडी टू टेक इट्स अपवर्ड ऑन इंक्लाइन सरफेस या डाउन ऑन इंक्लाइन सरफेस, ये सारे एग्जांपल आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो आपने अच्छे से इनको करना है, जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल है उनके टर्म में मैं आपको चीज़ों को क्या कर सकूँ अंडरस्टैंड करवा सकूँ भाई। तो आपने अच्छे से क्या करना है इनको अंडरस्टैंड करना, और जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।